गुड डे स्टूडेंट्स, मैं विवेक श्रीवास्तव आपके लिए पाइथन के ट्यूटोरियल्स की बड़ी डिमांड थी, जो कि ओ लेवल में भी यूज़ होना है और भी क्लास 12th में बोर्ड्स के अंदर भी सिलेबस है। तो बहुत डिटेल्स में ये वीडियोस मैं आपको लेकर के आया हूँ और इसमें कंप्लीट प्रोग्रामिंग के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके दो वीडियो, एक वीडियो जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी वो हम लोग इसको पब्लिकली रखेंगे, बाकी की जो क्लासेस होंगी वो आपको हो सकता है आपके लॉगिन में जब आप इसको देखो तो ये आपको बताए कि इसमें सिक्योर्ड वीडियोस हैं ये। तो आपको क्या करना है, आपको आपके सेंटर के थ्रू या जिस भी सेंटर पे आप हमारे पढ़ाई करते हैं वहाँ के थ्रू आपका एनरोलमेंट नंबर हमारे पास आएगा और वहाँ पे जो मेल आईडी पड़ी है उस मेल आईडी पर फिर आपको ये वीडियोस आएंगे डे बाय डे करके, और उनकी एक लिमिट रहेगी कि वो इतने दिन तक वहाँ पर रहेंगे और आपको उस मेल आईडी से ही यूट्यूब का लॉगिन करना होगा, तभी ये वीडियो चलेंगे। तो इसके लिए मेरा नंबर है यहाँ पर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका पाइथन ट्यूटोरियल्स। पाइथन ट्यूटोरियल से भी पहले हमें थोड़ा सा ये जरूर जान लेना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती हैं और पाइथन हम सिस्टम में कैसे डालेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊंगा और आपको एक प्रोग्रामिंग में बिगिनर टू एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। बहुत आसानी से आप पाइथन सीखोगे, कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, आपको कहीं पर भी कठिनाई नजर नहीं आएगी और बहुत आसानी से हम पाइथन की प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है कि सबसे पहली बात है कि जो हम कंप्यूटर पर एक लैंग्वेज है पाइथन जिसको सीखने जा रहे हैं, वहां पर हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं बेसिक्स का कि कंप्यूटर क्या चीज है। तो एक कंप्यूटर एक मशीन है जो कि प्रोसेसेस को, जो कि कैलकुलेशंस को, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जो इंस्ट्रक्शंस इसको मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो प्रोग्राम है वो उस तरीके से वर्क को करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इनपुट लेता है हमसे। इनपुट का मतलब है कि कीबोर्ड से हमको इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, माउस से कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी इनपुट डिवाइस से इसको इंस्ट्रक्शन जाता है और उस इंस्ट्रक्शंस के बाद ये उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको एक आउटपुट बना करके देता है। और अगर हमने एक सही इनपुट किया है तो हमें एक सही आउटपुट मिलता है, क्योंकि GIGO का रूल यहाँ पर फॉलो होता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जो कि बहुत ही बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कंप्यूटर में कुछ गलत इनपुट किया जाएगा तो उसका आउटपुट गलत आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बेस पर काम करता है, ये खुद से कोई भी चीज को सही नहीं करेगा। तो कंप्यूटर हम इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी स्टोरेज होती है और हम इसके अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उससे रिट्राइव कर सकते हैं। जब भी हमें जरूरत हो उस डेटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो आज जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारे रेंज में आने लग गए हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग पर्पस है। जैसे हम ब्राउजिंग के पर्पस से सिस्टम को, कंप्यूटर को काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स राइट करने के लिए काम करते हैं, हम वीडियो को एडिट करने के लिए काम करते हैं, और इसी तरह से हम एप्लीकेशंस को बनाने में, यानी सॉफ्टवेयर्स को बनाने में हम काम करते हैं। वीडियो गेम्स को खेलने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और उनका हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट उनका पर्पस होता है। तो ये बेसिकली इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि इनसे हम वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस को, अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को मिला करके हम निकाल सके। तो कंप्यूटर पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ, जो कंप्यूट करने वाली डिवाइस है वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो ये बहुत बेसिक से मैंने आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में, और जिससे कि आपको समझ में आए। अब बात आती है कि जब हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक नाम सुनाई पड़ता है कि हार्डवेयर, और दूसरा कहीं ना कहीं एक नाम सुनाई पड़ता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जितना भी फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिसको हम देखते हैं, टच कर सकते हैं,
वो कोई भी पार्ट हो, जितना भी फिजिकल मैकेनिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है, वो सब हमारे लिए हार्डवेयर है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो बेसिक्स डिवाइसेस जिनसे मिल करके कंप्यूटर सिस्टम बनता है, और उसमें बहुत सारे हार्डवेयर ऐसे हैं जो आप देखते हो, जैसे कि अब आपने प्रोसेसर भी देख रखा होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है और उसके ऊपर एक प्रोसेसर लगा होता है और उस प्रोसेसर से प्रोसेस होता है। इसी तरीके से इसमें मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, यानी कि हार्ड डिस्क होती है ना। आप एक छोटी सी मेमोरी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं, वो भी एक हार्डवेयर है। मॉनिटर होता है जिसमें हम उसको देख सकते हैं, जो भी हमारा आउटपुट होता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम देख सकते हैं। प्रिंटर होता है जहां पर हम हार्डवेयर को, जहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो प्रिंटर होता है। कीबोर्ड होता है जहां से आप इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं। इसी तरीके से माउस होता है जहां से आप पॉइंटिंग डिवाइस है, जिससे कि आप कहीं पर भी आप जा करके क्लिक कर सकते हैं और आपका वर्क एग्जीक्यूट होता है। और इसके अलावा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू ही बोलते हैं, और वो सीपीयू के प्रोसेसर के अंदर ही ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे सी के अंदर आपका ALU यूनिट होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये सब एक हार्डवेयर का पार्ट है जहां पर एक हार्डवेयर आपको दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। यानी कि जब हम छोटा छोटा प्रोग्राम एक डिजायर्ड आउटपुट के लिए बनाएं और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर के एक बहुत बड़ा टास्क होने लग जाए, तो वो कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जो डिजायर्ड आउटपुट है, वो जो सोचा गया आउटपुट है, वो लाना चाहिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं जो जिनको कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है और हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट देता है। लेकिन बात ये आती है कि जो कोड होते हैं वो हमारी मशीन को समझ में आने चाहिए, तो उसके लिए हमें ऐसी लैंग्वेजेस लेनी पड़ती हैं और उनके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। हमारा जो कोड होता है, जो पीस ऑफ कोड होता है, और उसकी बात कन्वर्ट होने के बाद हमें वो हमारा रिजल्ट देता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से आते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया। तो टेक्स्ट राइटिंग के लिए हम MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से एक फ्रीवेयर आता है जिसको लिब्रे राइटर बोला जाता है, लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। तो ये दोनों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा है स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पहले तो लोटस चलता था, बट अभी एक्सेल सभी लोग जानते हैं, और कैल्स या कैल्सी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये जो कैल्सी है, लिब्रे कैल्सी या लिब्रे कैल, ये एक एक्सेल जैसा यानी कि एक स्प्रेडशीट जैसा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम डेटा के टैबुलेशन पे काम करते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या है कि जब हम कोई चीज को एक प्रेजेंटेशन रूप में प्रेजेंट करना चाहें, तो हमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यहाँ पर हम टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का, पिक्चर्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हम सामने वाले को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। और इस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम जो यूज करते हैं वो पावर पॉइंट है, और लिब्रे ऑफिस में यही चीज लिब्रे इम्प्रेस के नाम से है, और आप इसको यूज करते हैं। और गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा, ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनका पर्पस है कि ये एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हम डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही हम इनमें सर्च इंजन चला सकते हैं। तो ये हमारे ब्राउजर्स हैं। फोटोशॉप आप जानते हैं कि एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग पर्पस पर यूज किए जाते हैं, और इनको किसी ने पहले बनाया है
और बनाने के बाद आप, यानी आपका मतलब है जो भी इनको यूज करता है वो यूजर के लिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, जो अगर कोई वीडियो का काम करता है तो वो उसके सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, कोई फोटो का काम करता है तो वो फोटोशॉप का या ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर का यूज करेगा। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि रेडीमेड है। लेकिन अब हम खुद का अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स के लिए काम आती है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और एक सिंटेक्स है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, यानी कि प्रोग्राम को क्रिएट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने आपके घर में एक रूम बनाया, तो जब एक रूम बेडरूम हो गया, एक रूम आपका ड्राइंग रूम हो गया, एक रूम आपका कॉमन रूम हो गया, तो ये ऐसे 3-4 रूम, एक रूम छोटा सा बनाया जिसको आपने किचन नाम दिया, एक छोटा सा रूम बनाया जिसका नाम आपने टॉयलेट दिया, और ये सब मिल करके क्या हुआ? एक मकान बनाया उसने, यानी एक घर बनाया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जब हम इंटीग्रेट करके बड़ा काम कराते हैं तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज क्या चीज है कि लैंग्वेज दैट प्रोग्रामर यूज टू राइट अ कोड, ठीक है, कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेजेस जहां पर एक प्रोग्रामर, यानी कि एक प्रोग्राम पे काम करने वाला बंदा जब कुछ कोड लिखता है तो वो होती है लैंग्वेज। और उसके बाद ये लिखी तो हाई लेवल में जाते हैं, बट इसके बाद हमें कंप्यूटर को इसको समझाने के लिए हमें इसको कंपाइल्ड करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, जिससे कि हमारा हार्डवेयर उन सारी चीजों को समझ करके हमें काम करके देता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर कई सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट करके काम करती एक लैंग्वेज होती है। दूसरा एक कंपाइलर और इंटीग्रेटर होता है, और तीसरा एक मतलब हाई लेवल लैंग्वेज एक असेंबलर और कन्वर्टर्स होते हैं जो सब एक साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ हमारी जो कोड्स होते हैं उनको समझ करके हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट देते हैं। तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां हम कोड को लिखते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम वो एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर पे रन करते हैं। इनके लिए भी कोड लिखे जाते हैं, यानी एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, बट ये छोटे होते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको आप ओ लेवल में हैं या एमसीए में हैं या आप एक 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास से पास होकर के आगे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप एक सब्जेक्ट को एक प्रोग्राम समझ लीजिए। तो जो एक सब्जेक्ट है वो आपका एक प्रोग्राम है, यानी मैथ्स का पेपर आपका एक प्रोग्राम है। आपको मैथ्स की सारी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे उसके प्रोग्राम सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके प्रोग्राम सॉल्व करने के बाद जब आप मैथ्स का पेपर पास कर लेते हैं तो आपका एक प्रोग्राम बढ़िया से हुआ। इसी तरह से आपने इंग्लिश का पेपर पास कर लिया तो आपका दूसरा प्रोग्राम बढ़िया से हुआ। इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ठीक है, इस तरीके से आपने जब अपने 5 सब्जेक्ट्स के सारे पेपर्स आपने पास कर लिए तो एक बड़ा काम हो गया कि आप 12th पास कर लिए और आप ग्रेजुएशन में चले गए। तो उसी तरीके से ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो स्क्रिप्ट्स होते हैं इनको मिला करके बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो ये छोटे होते हैं, ठीक है, और बड़े भी होते हैं, डिपेंड करता है कि इनका हमने प्रोग्राम किस तरीके का लेकर रखा है। भाई एक छोटा सा सब्जेक्ट भी होता है जैसे आर्ट है, उसको आप सबसे कम टाइम देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथ्स है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उनमें ज्यादा चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं कि हाँ, आपने एक सॉफ्टवेयर को जितना बाइफरकेट किया है, जितने पार्ट्स में बांटा है, उसमें से जो एक पार्ट है वो एक प्रोग्राम आप उसका बनाएंगे उसको, और वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, बट ये सब मिल करके एक सॉफ्टवेयर को रूप देते हैं। तो ये होता है प्रोग्राम। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग आगे करेंगे, थोड़ा सा एक बेसिक्स हम क्लियर कर लें जो कि जरूरी है, क्योंकि अब हम इसको सीखने जा रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है।
फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? तो कई प्रकार की होती है। बहुत पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का चलन था। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती थी वो मशीन डिपेंडेंट होती थी। मींस होता क्या था, वहां पे 0-1 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा होती थी और उसको बहुत आसानी से प्रोसेसर समझता था, क्योंकि प्रोसेसर लो लेवल प्रोग्रामिंग को ही करता था और वहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ती थी कंपाइलर और इंटीग्रेटर की, क्योंकि हम लो लेवल में प्रोग्राम लिखना पड़ता था। और जो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो बहुत आसानी से प्रोसेसर समझ जाता था और वो बहुत तेज रन करती थी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये थी कि लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि हम एरर ही फाइंड नहीं कर पाते। अब आपको अगर एरर नहीं पता चल रही तो आप सही क्या करेंगे? आपके प्रोग्राम में कोई गलती है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए कि आप मैथ्स का पेपर फेल हुए और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैथ्स के पेपर के किस पार्ट में आप फेल हुए, क्योंकि मैथ्स के पेपर में भी आपको अरिथमेटिक मिली होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री मिली होगी, आपको ज्योमेट्री मिली होगी। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि आपका ज्योमेट्री में आप फेल हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ज्योमेट्री पे फिर उसको सही करेंगे, मेहनत करेंगे उसके ऊपर। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में ये एक सबसे बड़ी समस्याएं थी, जिसके कारण लो लेवल लैंग्वेजेस में लोग आगे नहीं बढ़े और चाहते थे कि उनको एक इजी मेथड मिले जिससे कि वो काम को कर सके, और वो हाई लेवल में एक सिंटेक्स की भाषा में आना चाहते थे। दूसरा, लो लेवल लैंग्वेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है उसका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है और ये मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करने के काम में आती है। इसको कहते भी हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और बेसिकली मशीन लैंग्वेज जो है ये इजियर टू रीड बिकॉज इट इज नॉर्मली डिस्प्लेड इन बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म्स। अब आप ये समझिए कि अगर ये आपको बाइनरी के फॉर्म में कोई रिजल्ट दे रहा है, 0101 की फॉर्म में कोई रिजल्ट दे रहा है, तो आप इसको कैसे समझ पाएंगे? एक नॉर्मल प्रोग्रामर के लिए वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या होता था कि इट डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर कन्वर्टर द प्रोग्राम बिकॉज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। अब ये जब हम उसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जिस भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता था, तो कंप्यूटर को तो समझ में आ गई, लेकिन हमको नहीं समझ में आती। मींस दूसरा एक व्यक्ति है जो उसको समझना, और ये थोड़ा टफ हो जाता था, बहुत टफ हो जाता था। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई फॉर्मूला ना पता हो और विदाउट फार्मूला आप किसी चीज की सॉल्यूशंस करें तो वो कितना लंबा जा सकता है। तो द एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज दैट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फास्ट देन हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे बड़ा जो फायदा था मशीन लैंग्वेज का ये था कि प्रोग्रामर बहुत आसानी से, बहुत तेजी से उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। तो पहली चीज तो ये थी कि मशीन लैंग्वेज होती थी, मशीन लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लो लेवल लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली डेवलप किया गया, डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेसर्स, मतलब कुछ प्रोसेसर्स के लिए वो चीजें डिजाइन करेंगे। It represents the set of instructions in the symbolic and the human understandable forms. ये जो लैंग्वेज होती थी, ये इन्होंने क्या किया कि ये कुछ सिंबल्स की भाषा बनाई, जैसे फिजिक्स में आप देखते हो, है ना। और आपको मैं एक और बहुत अच्छा सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और वो ये है कि अगर आप कभी कोई मदरबोर्ड खोल करके देखो, तो मदरबोर्ड खोल करके देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो डायग्राम है वो हर चीज लिखी होती है। उसके अंदर प्रोसेसर भी लिखा होता है और मतलब उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ कोडिंग की भाषा में चीजें लिखी होती है और उसके अंदर सिंबल्स भी बने होते हैं। तो वो मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जहां पर हम मशीन को असेंबलर्स के थ्रू काम करते थे और हम सीधे मशीन से इंटरैक्ट कर सके। यानी कि हम प्रोसेसर में कोई चीज को प्रोग्राम करें और प्रोसेसर उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करने लगे। आज की डेट में IoT जो है ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है कि इट यूजेस एन असेंबलर, इनके जैसे वहां पर कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर इस्तेमाल होता है, वैसे यहाँ पर असेंबलर इस्तेमाल होता है कन्वर्ट टू असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, उस सिंबल की भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए
हम इस्तेमाल करते हैं असेंबलर्स का। तो वहां पर है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, और यहां पर होते हैं असेंबलर्स और कन्वर्टर्स। तो यहां पर एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला, द एडवांटेज ऑफ द असेंबली लैंग्वेज इज दैट द रिक्वायर्स लेस मेमोरी, कम मेमोरी में लेस एग्जीक्यूशन टाइम में ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बहुत सारे हार्डवेयर हैं जहां पर हम लोग प्रोसेसर्स को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है दूसरी पार्ट की, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बेसिकली डेवलपर्स को यूजर फ्रेंडली करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स और प्रोग्राम और एप्लीकेशंस को यूजर फ्रेंडली डेवलप करने के लिए ये लैंग्वेजेस आई। अब यहां पर क्या हुआ कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब यहां पर हमें एक और चीज चाहिए, और वो चाहिए कि या तो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो जो हमारे कोड को, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन के कोड में समझा सके, और फिर मशीन इसको वापस हमें इसका आउटपुट दे सके। तो ये लैंग्वेज हमेशा कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के साथ में काम करती है, और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एरर्स पता चलती हैं। कंपाइलर्स पूरे पेज की एक बार में, यानी पूरे प्रोग्राम की एक बार में आपको एरर निकाल के देगा, जो कि कंपाइलेशन एरर्स होती हैं। और जो मशीन लैंग्वेज है वो जो आपका इंटरप्रेटर है, वो एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो सही है तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो सही है तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर उसके बाद की लाइन में कोई एरर है तो वो वहां आकर के रुक जाएगा। जब तक वो एरर सही नहीं होगी तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बेसिकली कंपाइलर पेज बाय पेज कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसको इजी टू रीड है, इसको पढ़ना आसान है, इसको लिखना आसान है, और इसको मेंटेन करना आसान है। यानी कि आप जब प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए उसकी मेंटेनेंस बहुत टफ हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कि अगर आपका 2 कमरे का मकान है तो आपको सफाई करना बहुत आसान है, लेकिन अगर यही आपका एक बहुत बड़ा मकान हो जाए, 3-4 मंजिल का हो जाए, तो फिर उसकी सफाई और उसकी मेंटेनेंस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे कोड्स होते हैं। जब कोड्स आप बहुत सारे लिखते हैं और टाइम बीतता है तो उनको समझना और उनको रिकम्पाइल कराना, उनको चीजों को सही करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये सब थोड़ा टफ हो जाता है। तो वहां पर ये बहुत मदद करता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। पाइथन आप जो सीखने जा रहे हैं, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी हैश, C++, और ऑब्जेक्टिव सी मीन सी, और कोबोल, पर्ल, पास्कल, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करा जाता है प्रोग्रामिंग में। पाइथन का इस समय काफी चलन है, और सिलेबस में छोटे कोर्स के सिलेबस से लेकर के और प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पाइथन की जरूरत है, वहां पे सिलेबस में है, बच्चों को सीखना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसी पाइथन को आगे बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के चल रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग पहले समझाऊं क्या होता है और फिर पाइथन पे लेकर के आऊं। तो अब क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई। उनके 3 तरीके के हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। एक है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से उठाई गई हैं, उनसे ली गई हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसीजर कॉल कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसीजर्स में, रूटीन्स में और फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, और ये हम इनको डेवलप करना चालू करते हैं इस तरीके से। तो जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स वो यूज करते हैं जो कि प्रोग्राम्स को बनाते हैं किसी भी आईडीई पर, मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स पे, मींस जो उनके एडिटर होते हैं। एडिटर का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, खाना तो आपने किसी बड़े बर्तन में बनाया, लेकिन खाना खाने के लिए तो आपको एक बर्तन चाहिए ना। तो उसी तरह से प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमें जगह चाहिए। जैसे कि आप वेब प्रोग्रामिंग जब करते हैं, HTML के प्रोग्राम्स आप बनाते हैं,
तो आप उसके लिए नोटपैड को एज ए एडिटर इस्तेमाल करते हैं। आप सी को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सी का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो एज ए एडिटर, मींस उसका जो एडिटर होता है वो एज ए एडिटर वहां पर काम करता है। तो यहाँ पर जैसे ड्रीम वीवर भी HTML प्रोग्राम को बनाने के काम में आता है, PHP के साथ भी हम डेवलप करा सकते हैं इसको। विजुअल स्टूडियो है, VS जो विजुअल स्टूडियो है ये भी आपका एक एडिटर है। तो जो पॉप लैंग्वेज हैं ये प्रोग्राम्स को हेल्प करती हैं प्रोग्राम के फ्लो को पकड़ने में, देखने में। आप थोड़ा सा लिखेंगे आपको हिंट मिल जाएगी आगे की, सिंटेक्स पता चल जाएगा आपको, अगर उससे रिलेटेड 10 कमांड है तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये सब फायदा मिलता है जब हम इस तरीके की लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं इस पे, जो दूसरा प्रोग्रामिंग